नमस्ते दोस्तों, मैं कुंदन कुमार एम टू मैग्नेट माइंड के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने मुगल काल के दौरान स्वतंत्र हुए राजसक के बारे में मैंने बताया है, जैसे कि मैंने हैदराबाद और अवध के बारे में बताया है। और तो हम लोग बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर के स्वतंत्र राज से बात करते हैं। तीसरे नंबर का स्वतंत्र राज था बंगाल। तीसरे नंबर का स्वतंत्र राज था बंगाल। स्वतंत्र कैसे हुए, देखते हैं हम लोग। जब बंगाल का स्वतंत्रता का बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं मुर्शीद कुली खान से। मुर्शीद कुली खान से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको बंगाल के स्वतंत्र सूबे का संस्थापक माना जाता है। इसको तो मुर्शीद कुली खान को 1719 में उड़ीसा का सूबेदारी मिली इसके द्वारा, तो मुगल बादशाह फारूक सियर के द्वारा। फारूक शेयर के द्वारा मुर्शीद कुली खान को 1719 में उड़ीसा की सूबेदारी सौंपी गई। और इन्होंने मुर्शीद कुली खान ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है। और 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो मुर्शीद कुली खान के। इसके बाद, इसकी मृत्यु होने के बाद, इसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। कौन बनता है? तो शुजाउद्दीन बनता है, जो मुर्शीद कुली खान का दामाद था। शुजाउद्दीन को 1733 में बिहार की सूबेदारी दी जाती है। किसके द्वारा? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा। के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये था शुजाउद्दीन तक का कहानी। जो शुजाउद्दीन 1739 तक शासन करता है। तो फिर से इसको एक बार रिकॉल करते हैं, देखते हैं। तीसरे नंबर पे मैं आज बात कर रहा हूँ बंगाल का। स्वतंत्र कैसे हुए बंगाल? तो बंगाल को स्वतंत्रता में नाम आता है मुर्शीद कुली खान का। मुर्शीद कुली खान बंगाल के स्वतंत्र सूबे का संस्थापक माने जाते हैं। 1719 में उड़ीसा का सूबेदारी मिल जाता है किसको? तो मुर्शीद कुली खान को कौन देता है? तो फारूक सियर देता है, मुगल बादशाह। और मुर्शीद कुली खान क्या करते हैं? राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर देते हैं। 1727 में इनकी मृत्यु हो जाती है मुर्शीद कुली खान की। उसके बाद इसके दामाद शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है। और 1733 में बिहार की सूबेदारी शुजाउद्दीन को मिल जाती है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा। और 1739 तक ये शासन करते हैं। उसके बाद 1739 में जो है इसका बेटा सरफराज खान 1739 में गद्दी पर बैठता है।
इसका बेटा सरफराज खान गद्दी पे बैठता है 1739 में। और इसी वर्ष जो है 1739 में ही इसको हटा करके, सरफराज खान को हटा करके अलवर्दी खान इसी वर्ष अलीवर्दी खान इसी वर्ष गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, मुर्शीद कुली खान का जो दामाद था सजाउद्दीन, जब ये शासक बनता है तो 1733 में इसको बिहार की सूबेदारी मिल जाती है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा, और 1739 तक के शासन करता है। इसका 1739 के बाद सरफराज खान जो है गद्दी पे बैठता है, सरफराज खान। और उसके बाद उसी वर्ष जो है अलवर्दी खान जो है इसको गद्दी पर से हटा करके और खुद बंगाल की गद्दी पे बैठ जाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अलवर्दी खान के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं अलवर्दी खान के बारे में। 1756 में में अलीवर्दी खान बंगाल की गद्दी पर बैठता है, बंगाल का शासक। 1756 तक ये शासन करता है। बंगाल पर शासन 1756 तक कौन करता है? तो अलीवर्दी खान करता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी, अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला होता है। इसी के समय में 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और बंगाल का अंतिम शासक अंतिम स्वतंत्र शासक कौन? तो सिराजुद्दौला। इसके बाद बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद तो पूरी तरीके से बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। तो ये था बंगाल के स्वतंत्रता की कहानी। हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। बंगाल के स्वतंत्रता के संस्थापक माने जाते हैं मुर्शीद कुली खान। 1719 में जो है उनको उड़ीसा का सूबेदारी दे दिया जाता है फर्रुखसियर के द्वारा, मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा। उसके बाद क्या करते हैं ये मुर्शीद कुली खान अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर देते हैं और इनके 1727 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका दामाद रहता है सजाउद्दीन, वो गद्दी पर बैठते हैं और इनको जो है 1733 में मोहम्मद शाह के द्वारा जो है सो बिहार की सूबेदारी दी जाती है, जो 1739 तक शासन करते हैं उसके सजाउद्दौला। उसके बाद जो है इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तराधिकारी सरफराज खान होता है। और इसको 1739 में गद्दी पर से हटा करके सरफराज खान जो सजाउद्दीन का बेटा था उसको गद्दी पर से हटा करके और अलवर्दी खान जो है सो शासन करने के लिए, बंगाल का शासन करने के लिए आ जाता है उसी वर्ष 1739 में ही। उसके बाद 1756 तक जो है अलवर्दी खान बंगाल पर शासन करता है और अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला होता है। और सिराजुद्दौला जो है 1757 इसी के समय में 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है और बंगाल का अंतिम शासक, स्वतंत्र शासक भी कौन था? तो ये सिराजुद्दौला ही था। और इसके बाद जो है बंगाल पर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। तो ये था कुल बंगाल के स्वतंत्रता की कहानी। अब हम लोग आगे बात करेंगे
कर्नाटक के बारे में। चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। स्वतंत्र कैसे हुए। कर्नाटक का जब बात करते हैं, सादुतुल्ला खान को कर्नाटक राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसको तो सादुतुल्ला खान को कर्नाटक राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने राजधानी आरकाट को बनाया। आरकाट को सादुतुल्ला खान ने राजधानी बनाया। इसका भतीजा था सादुतुल्ला खान का दोस्त अली। इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है अपने भतीजे को, दोस्त अली को, निजाम के, हैदराबाद के निजाम के, हैदराबाद के निजाम के अनुमति लिए बिना अपने भतीजा दोस्त अली को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। 1740 में दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा? तो मराठाओं के द्वारा। मराठों के हाथों इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो दोस्त अली की। इसके बाद 1740 के बाद वियोग नवाबों के अभावों के कारण अंग्रेजों को कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है। और इसके बाद कर्नाटक जो है सो धीमे धीमे अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। तो ये था कर्नाटक के बारे में। देखते हैं हम लोग फिर से कर्नाटक के बारे में फिर से रिकॉल करते हैं। कर्नाटक स्वतंत्र कैसे हुए। सादुतुल्ला खान को कर्नाटक राज्य का संस्थापक माना जाता है। सादुतुल्ला खान ने राजधानी जो है कर्नाटक का आरकाट को बनाया, और इसका भतीजा था दोस्त अली इनके भतीजे थे, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं और बिना हैदराबाद के निजाम के मंजूरी के। उसका 1740 में दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है मराठाओं के हाथ से। उसके बाद योग नवाबों के अभावों के कारण जो है अंग्रेज लोग जो है कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं, और फिर बाद में जाकर के कर्नाटक का शासन व्यवस्था सारा अंग्रेजों के हाथे में चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक के बाद रुहेले और बंगस पठान के बारे में। पांचवें नंबर पे स्वतंत्र राज हम लोग देखेंगे रुहेले व बंगस पठान। स्वतंत्र कैसे हुए, बात कर रहे हैं हम लोग। रुहेलखंड का जब बात करते हैं हम लोग, रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक दो आदमी को माना जाता है। एक तो वीर दाऊद और इसका पुत्र, और वीर दाऊद का बेटा अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान को माना जाता है। किसको रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक किसको माना जाता है? तो वीर दाऊद, और बेटा उसका था अली मोहम्मद खान को माना जाता है।
ये अली मोहम्मद खान जो था, अली मोहम्मद खान ने फर्रुखाबाद के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर वंगस पठान राज का वंगस पठान स्वतंत्र राज का स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, और ये किसके समय में करता है, तो फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह मुगल बादशाह के ठीक है दोस्तों, तो ये था रोहिलखंड के बारे में जानकारी। रोहिले और वंगस पठान के बारे में जब हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं तो स्वतंत्र कैसे हुए, तो रोहिलखंड का स्वतंत्र संस्थापक माना जाता है वीर दाऊद, और उसका बेटा था अली मोहम्मद खान को। अली मोहम्मद खान जो है तो फर्रुखाबाद के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और वंगस पठान स्वतंत्र राज का स्थापना करता है। फर्रुख, और ये किसके समय में करता है, तो फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह मुगल बादशाह के समय में ये ऐसा काम करता है कि फर्रुखाबाद को कब्जा कर करके वंगस पठान राज का जो है तो स्थापना करता है। तो ये था रोहिलखंड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे राजपूत, जाट और सिखों के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग उसके बारे में। राजपूत स्वतंत्र कैसे हुए। 18वीं सदी में 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था, जब कमजोर स्थिति में था, उसका लाभ उठाकर राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। स्वतंत्रता पुनः फिर से स्थापित। उस समय के राजपूत शासकों में सबसे योग्य शासक थे, राजपूतों में योग्य शासक थे मिर्जा राजा सवाई सिंह, सवाई जयसिंह। इनका समय था 1681 से लेकर के 1745 तक। इनके बारे में एक अंग्रेज बोलते हैं कर्नल टॉड। वह एक राजनीतिक विधिक एवं वैज्ञानिक था। कौन बोलता है, तो कर्नल टॉड बोलता है। किसके बारे में, तो सवाई जयसिंह के बारे में बोलता है कर्नल टॉड कि वह एक राजनीतिक विधिक एवं वैज्ञानिक था। ठीक है दोस्तों, और सवाई जयसिंह ने बहुत सारे वेधशाला बनाए, बहुत सारे वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जैसे कि दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर,
इत्यादि में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। किसने? तो सवाई जय सिंह ने। तो ये था कुल राजपूतों के बारे में। तो हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। छठे नंबर का, राजपूत स्वतंत्र कैसे हुए। 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर स्थिति में पहुंच गया था, उस समय का लाभ उठाकर राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता को पुनः स्थापित की। उस समय के राजपूत शासकों में सबसे योग्य शासक थे मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। इनका समय था 1681 से लेकर के 1743 तक। इनके बारे में एक अंग्रेज हैं कर्नल टॉड, वो कहते हैं कि वह एक राजनीतिक विधिक एवं वैज्ञानिक था, और इन्होंने सवाई जय सिंह ने बहुत सारा वेधशालाओं का निर्माण कराया, जैसे कि दिल्ली में, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, जयपुर में इत्यादि में इन्होंने बहुत सारे वेधशालाओं का निर्माण कराया। अब हम लोग देखते हैं जाट और फिर सिख के बारे में। सातवें नंबर पे हम लोग बात करते हैं जाट के बारे में। जाटों ने क्या करा? जाटों ने दिल्ली, मथुरा तथा आगरा के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर कुछ क्षेत्रों को जीतकर स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना करते हैं। भरतपुर जाट राज्य का संस्थापक माना जाता है चूड़ामन और बदन सिंह को। चूड़ामन एवं बदन सिंह को संस्थापक माना जाता है भरतपुर जाट राज्य का स्थापना करने में। जाटों का सर्वोच्च उत्कर्ष का समय जाट नेता सूरजमल के समय था। किसके समय में? तो सूरजमल के समय में जाटों का उत्कर्ष का टाइम था। सूरजमल के बारे में कहा जाता है इनको जाटों का प्लूटो। जाटों का प्लूटो किसको कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। 1763 में सूरजमल की मृत्यु होने के बाद जाटों का पतन होने लगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं फिर से जाट के बारे में, फिर से रिकॉल करते हैं। जाट दिल्ली, मथुरा और आगरा के कुछ क्षेत्रों को जीतकर स्वतंत्र भरतपुर जाट राज का स्थापना करते हैं। भरतपुर जाट राज का संस्थापक किसको माना जाता है? चूड़ामन एवं बदन सिंह को माना जाता है। जाटों का सर्वोच्च उत्कर्ष का समय जाट नेता सूरजमल के समय में था। सूरजमल को जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जाटों का पतन होने लगता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सिख के बारे में। जब हम लोग सिख के बारे में बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी में सिख धर्म का उदय हुआ। और सिख धर्म की स्थापना हुई इनके द्वारा। तो इनके प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु और संस्थापक भी इनको बोल सकते हैं। सिख धर्म के गुरु नानक देव। गुरु नानक पहले गुरु भी थे और संस्थापक भी सिख धर्म का किसको माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है। यहाँ पे मैं आपको सिख के बारे में शॉर्ट ही बताऊंगा और मैं आपको बेहद से आपको
फिर आगे की वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे से सिख के 10 के रूप के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये थी सिख धर्म के बारे में। सिख जाति को लड़ाकू जाति में परिवर्तित गुरु हरगोविंद जी ने किया। सिख जाति को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किसने किया? तो गुरु हरगोविंद ने। सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए, जिनका जन्म पटना में हुआ। और इनके समय में, गुरु गोविंद सिंह जी के समय में, सिख को एक राजनीतिक एवं फौजी शक्ति के रूप में बने गुरु गोविंद सिंह के समय में। और 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है गुरु गोविंद सिंह की। उसके बाद सिखों का नेतृत्व बंदा सिंह के द्वारा किया जाता है या बंदा बहादुर के द्वारा किया जाता है। और इनको बंदा सिंह और 740 समर्थकों को, इनके साथ 40 समर्थकों को पकड़कर 1715 में मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये था दोस्तों सिख के बारे में। इसके बाद ये 12 मिसलों में बटे, वो फिर एक हुए तो उसको एक करने में कपूर सिंह जी का हाथ था, और वो एक जब किए तो वो सभी 12 मिसलों को एक साथ कर करके वो एक खालसा दल बनाए और उसका नेतृत्व जस्सा सिंह को दिए। तो कुल ये था सिख धर्म के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसको मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ। 15वीं शताब्दी में सिख धर्म का जो है उदय और स्थापना हुआ। प्रथम गुरु और संस्थापक थे इसके गुरु नानक देव जी। और सिख जाति को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित कौन किया? तो गुरु हरगोविंद सिंह जी। और अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और सिखों को एक राजनीतिक और फौजी शक्ति के रूप में बनाने में मुख्य रूप था गुरु गोविंद सिंह जी का। इनका मृत्यु हो गया गुरु गोविंद सिंह जी का 1708 में। उसके बाद सिखों का नेतृत्व जो है बंदा सिंह के हाथ में चला गया, जो इनको बंदा सिंह और इनके साथ 740 समर्थकों को पकड़कर 1715 में मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद ये खालसा दल में परिवर्तित हो जाता है। 1715 में बंदा सिंह और उसके साथी 740 सिखों को मार दिया जाता है। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के द्वारा। तो क्यों मार दिया जाता है इन लोगों को? तो क्योंकि ये मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण इनको मार दिया जाता है। स्वीकार नहीं करने के कारण इन सभी को
मौत के घाट किसके द्वारा? तो फर्रुखसियर के द्वारा, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जो है इन सभी को मरवा दिया जाता है 1715 में। उसके बाद सिख जो है जो बहुत सारे मिसल में बढ़ जाते हैं। जब बहुत सारे मिसल में बढ़ जाते हैं तो एक होते हैं बहुत सारे मिसल में बढ़ते, मतलब 12 मिसल में कुल ये बढ़ते हैं, जो उन सभी को एक एक करने का काम जो है खालसा दल में शामिल करने का काम 1748 में कपूर सिंह जी किए। 1748 में कपूर सिंह नवाब ने सभी 12 मिसलों, जो सभी अलग हो गए थे, सब अलग अलग दल में बटे हुए थे, उन सभी 12 मिसले दलों को खालसा दल में शामिल किया। जिसका नेतृत्व कौन किया? जिसका नेतृत्व, इस खालसा दल का नेतृत्व जस्सा सिंह के द्वारा किया गया। तो ये था उनके 12 मिसलों को डिवाइड होने में, और डिवाइड होकर के सभी को एक एक कर करके कपूर सिंह जो है खालसा दल में शामिल करते हैं। जिसका नेतृत्व कौन करता है? तो जस्सा सिंह जी जो है उसका नेतृत्व करते हैं। 1760 तक 1760 तक सिखों का पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। उसके 1763 से लेकर के 1773 तक में सिखों की शक्ति में बहुत खासी बढ़ोतरी होती है। पूर्ण विकास होता है 1763 से लेकर के 1773 तक। इसमें यह कहा जाता है कि सिखों का राज्य जो है पूर्व में सहारनपुर, पश्चिम में अटक, दक्षिण में मुल्तान तक, और उत्तर में जम्मू कश्मीर तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। 1763 से लेकर के 1773 ईस्वी तक में इनका जो है सो पूर्व में सहारनपुर और पश्चिम में अटक तक इनका जो पंजाब राज्य का जो सिख राज्य का जो क्षेत्र था वो था पूर्व में सहारनपुर तक, पश्चिम में अटक तक, दक्षिण में मुल्तान तक और उत्तर में जम्मू कश्मीर तक इनका ये शासन था। अब मैं आपको 12 मिसलों के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको सिखों के बारे में बात किया है, मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ। जब हम सिख धर्म का बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी में गुरु नानक इसके इनके प्रथम गुरु हुए, और ये सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। और सिख धर्म को लड़ाकू जाति बनाने में सबसे बड़ा सिखों जाति को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का सबसे बड़ा काम गुरु हरिगोविंद जी ने किया। 10वें नंबर के गुरु हुए इनके गुरु गोविंद सिंह। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे मैंने पहले भी बोला है। 10वें नंबर के गुरु हुए इसके गुरु गोविंद सिंह। गुरु की परंपरा यहाँ पे समाप्त हो जाती है और ये अंतिम गुरु भी होते हैं। इसके बाद 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1715 में, उसके बाद 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बंदा बहादुर के नाम से जो है सिखों का नेतृत्व करता है, जिसको कि 1715 में बंदा सिंह और सभी 40 सिख साथियों को मौत के घाट उतार देता है। ये वो कौन उतारता है? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर। वो क्यों उतारता है? क्योंकि मुस्लिम धर्म ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इनके कारण इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद आगे 1748 में क्या होता है कि कपूर
कपूर सिंह नवाब ने सभी जो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारा दल में सिख धर्म बढ़ जाता है, जो कि उन सभी सिख दल को एक करने का काम कर्पूर सिंह जी किए, कर्पूर सिंह नवाब जी किए, जो सभी 12 मिसलों दलों को मिलाकर एक खालसा दल बनाए। इस खालसा दल का नेतृत्व किसको दिए? नेतृत्व दिए जस्सा सिंह को। जस्सा सिंह जो है खालसा दल का नेतृत्व करने लगा। 1760 आते आते तक सिखों का जो है पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो चुका था। उसका 1763 से लेकर 1773 तक में सिखों का शक्ति का पूर्ण विकास हुआ और बहुत ही अपने आप को ये विस्तार भी किए। जिसका बोला जाता है कि पूर्व में सहारनपुर तक और पश्चिम में अटक तक, दक्षिण में मुल्तान तक और उत्तर में जम्मू कश्मीर तक ये सिख राज फैला हुआ था। तो ये थे कुल सिख धर्म के बारे में। और मैं आपको अभी 12 मिसलों का नाम सहित, संस्थापक सहित आपको मैं बता रहा हूं कि वो 12 मिसल कौन कौन से थे और उसके मुखिया कौन कौन थे। वो 12 मिसल कौन कौन से हुए, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक तरफ मैं मिसल लिख दे रहा हूं और एक तरफ मैं उसका संस्थापक लिख दे रहा हूं। एक तरफ मिसल, दूसरी तरफ संस्थापक। पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं सिंह पुरिया मिसल। सिंह पुरिया मिसल, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसी के संस्थापक थे कपूर सिंह जी, कपूर सिंह जी नवाब। दूसरे नंबर का मिसल था अहलूवालिया, अहलूवालिया मिसल। अहलूवालिया मिसल, इसके संस्थापक थे जस्सा सिंह अहलूवालिया। तीसरे नंबर के थे रामगढ़िया मिसल, रामगढ़िया मिसल। इसके संस्थापक थे जस्सा सिंह। इसके भी संस्थापक कौन थे? तो जस्सा सिंह या रामगढ़िया। रामगढ़िया। चौथे नंबर के हुए कन्हैया मिसल, कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल के संस्थापक थे जय सिंह। पांचवें नंबर के थे फुलकिया मिसल, फुलकिया मिसल। इसके संस्थापक थे फूल सिंह। छठा नंबर में था भंगी मिसल, इसके संस्थापक थे हरि सिंह। सातवें नंबर में है सुकर चकिया मिसल। इनका आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, सुकर चकिया मिसल। इसके थे शरत सिंह। आठवें नंबर में थे निशान वालिया मिसल, निशान वालिया मिसल। इसके संस्थापक थे सरदार संगत सिंह। नौवें नंबर के थे करोड़ सिंधिया मिसल, करोड़ सिंधिया मिसल। इसके संस्थापक थे भगेल सिंह। 10वें नंबर में थे उले वालिया मिसल, उले वालिया मिसल। इसके संस्थापक थे गुलाब सिंह। नकाई मिसल, इसके संस्थापक थे नकाई मिसल के हीरा सिंह। और 12वें नंबर अंतिम शहीदी मिसल, शहीदी मिसल। इसके संस्थापक थे
बाबा दीप सिंह, बाबा दीप सिंह। तो कुल यही 12 मिसल थे जिनको कि कर्पूर सिंह जी थे सिंहपुरिया मिसल के। ये एक इन सभी मिसलों को जो अलग अलग दल में बैठे हुए थे, इन सभी को एक साथ कर करके खालसा दल बनाया और जिसका क्रेडिट जस्सा सिंह को, जस्सा सिंह आहलूवालिया को दे दिया। ठीक है, तो मैं इसको रिकॉल करता हूँ आपको फिर से एक बार। कुल कितने मिसल थे? तो 12 मिसल थे। उसके एक तरफ है मिसल, दूसरी तरफ है संस्थापक कि कौन मिसल थे, मिसल का नाम क्या था और मिसल के संस्थापक कौन थे। तो हम लोग देखते हैं। पहला है सिंहपुरिया मिसल। सिंहपुरिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो कर्पूर सिंह जी थे। आहलूवालिया मिसल का संस्थापक कौन था? तो जस्सा सिंह आहलूवालिया थे। रामगढ़िया मिसल का संस्थापक कौन था? जस्सा सिंह या रामगढ़िया जी थे। कन्हैया मिसल का कौन था? तो जय सिंह इसके संस्थापक थे। फुल्किया मिसल का संस्थापक कौन था? तो फूल सिंह थे। भंगी मिसल का संस्थापक कौन था? तो हरि सिंह जी थे। सुकर चकिया मिसल का संस्थापक कौन था? तो चरक सिंह जी थे। निशान वालिया मिशन का संस्थापक कौन था? तो सरदार संगत सिंह जी थे। करोड़ सिंधिया मिशन का संस्थापक कौन था? बघेल सिंह जी थे। उले वालिया मिशन का संस्थापक कौन था? तो गुलाब सिंह जी थे। नकाई मिशन का संस्थापक कौन था? तो हीरा सिंह जी थे। शहीदी मिशन का संस्थापक कौन था? तो बाबा दीप सिंह जी थे। तो कुल ये था आपको सिख जाति के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक टॉपिक और मैं इसमें आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मराठाओं का उत्कर्ष बताऊंगा। मराठाओं का उत्कर्ष में आपको वो एक घंटा का वीडियो से ज्यादा ही हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा, शिवाजी से लेकर के जितने भी हुए वो सभी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से वो बताने वाला हूँ, मराठा वाला। ठीक है, ये यहाँ पे तो आपका ये हो गया 12वें मिसल के बारे में जानकारी। और मैं जो स्वतंत्र राष्ट्र सब हुए उसके संस्थापक कौन हुए मैं एक बार वो भी आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग आगे। अब मैं आपको कुछ और राज्य बता रहा हूँ, नए स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक कौन कौन थे। जो स्वतंत्र हुए, एक तरफ मैं राज लिख रहा हूं और दूसरी तरफ मैं संस्थापक लिख रहा हूं। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया और मैं कुछ जो अभी बता रहा हूं ये भी आप देख लें। अवध राज का संस्थापक कौन था ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ। सआदत खान या बुरहानुल मुल्क, सआदत खान या बुरहानुल मुल्क इनको बोलिए, दोनों सही है। दूसरे नंबर पे हैदराबाद, दक्कन चिंगलीज खान या निजामुल मुल्क, चिंगलीज खान या निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क। रुहेलखंड, रुहेलखंड का कौन था? वीर दाऊद और इसका बेटा था मोहम्मद खान। वीर दाऊद, वीर दाऊद अली, वीर दाऊद खान एवं अली मोहम्मद खान। बंगाल, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक सादुतुल्ला खान, कर्नाटक राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादुतुल्ला खान। भरतपुर और जाट, जाट राज का कौन था? चूड़ामन एवं बदन सिंह। तो ये मैंने आपको स्वतंत्र राज्य के बारे में भी बताया और आगे मैं आपको जैसे बताया कि मैंने मराठा के बारे में बताऊंगा आपको।
तो ये था आपको जितने भी स्वतंत्र राज्य हुए उसके बारे में आपको ये जानकारी यहाँ पे मैंने आपको दे दिया। मैं इसको फिर से रिकॉल करता हूँ, इसके बारे में मैंने आपको सबके बारे में बताया भी है। नए राज्यों के संस्थापक जो स्वतंत्र हुए, राज्य और संस्थापक। पहले में अवध का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खान या बुरहानुल मुल्क। दूसरा, हैदराबाद दक्कन का स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था? तो चिंग्लिश खान या निजामुल मुल्क। रोहिलखंड का स्वतंत्र संस्थापक कौन था? तो मीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। और बंगाल का कौन था? तो मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक का कौन था? तो सादुल्ला खान संस्थापक थे। और भरतपुर जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो चूड़ामन एवं ददन सिंह। तो मैंने आपको कुल यहाँ पे ये सारे बातें बता दी, और आगे मैं अब आपको मराठाओं के उत्कर्ष के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू टू मैरिड माइंड यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। विद कुंदन कश्यपा।